सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में बुधवार को बड़ा फैसला किया है। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक एजी पेरा रिवलन को रिहा करने के आदेश दिए हैं। वो पिछले 31 सालों से जेल में बंद है। पेरा रिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया था, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया था। ये संविधान के खिलाफ है। 11 मई को हुई सुनवाई में केंद्र ने पेरा रिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ को बताया कि केंद्रीय कानून के तहत दोषी ठहराए गए शख्स की सजा में छूट, माफी और दया याचिका के संबंध में याचिका पर केवल राष्ट्रपति ही फैसला कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया था कि अगर इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यपालों की ओर से दी गई अब तक की छूट अमान्य हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर राज्यपाल पेरा रिवलन के मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानने को तैयार नहीं है तो उन्हें फाइल को पुनः विचार के लिए वापस मंत्रिमंडल में भेज देना चाहिए था। पेरा रिवलन हत्याकांड के समय 19 साल का था। वो 31 सालों से जेल में बंद है। तो वहीं राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरा रिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। इस पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। अब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि इस सरकार में राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ दिया गया है। मोदी बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी हैं। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने राजीव गांधी के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। पेरा रिवलन 30 साल से ज्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद था। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी लंबित मामले या किसी भी मामले में इंसाफ के लिए जरूरी आदेश पारित करने का आदेश देता है। इससे पहले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरा रिवलन को जमानत दे दी थी। अब उसे रिहा कर दिया गया है। My point is very, very simple. Not only as a congressman, but as an Indian, I want to ask everybody, do we support murder of prime ministers in this country? Do we support punishment for terrorists and murderers? Or do we support granting pardon to them? Do we support that the law must take its course where those who have assassinated a Prime Minister of India must be given full punishment for the crime that has been upheld up to the Supreme Court of India? Or are we going to say that moment the government would change and a different government would come, they will create circumstances where Supreme Court would be exercising its power on account of inaction of the government which was adversarial to the Prime Minister who was assassinated? Then this will lead to a situation which will neither be in tune with Constitution nor democracy. आदरणीय साथी, शायद आपने इस पूरे केस का अध्ययन नहीं किया। इस केस में उन सारे हत्यारों को फांसी की सजा मिली थी और माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से 7 हत्यारों को
उनकी सजा कम्यूट करके उसे लाइफ सेंटेंस यानी आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय दे दिया। मेरा आपसे यह कहना है, अगर सब आजीवन कारावास के जो कैदी हैं उन्हें छोड़ना है, तो हजारों कैदी तो हमारे तमिल भाई बहन हैं, फिर उन्हें भी छोड़ दीजिए। या सिर्फ राजीव गांधी के हत्यारों को ही छोड़ना है? लाखों कैदी और हैं इस देश की जेलों में। अगर क्राइटेरिया यह है कि आजीवन कारावास के हर व्यक्ति को कुछ समय के बाद छोड़ देना है, तो फिर कानून बदलिए, लिख दीजिए कि इतने आजीवन कारावास का मतलब इतने साल की सजा है, फिर कानून में तब्दील करिए और तब तक सबको छोड़ दीजिए। मेरा केवल आपसे ये कहना है, किस व्यक्ति का, किस दल का क्या राय है, कौन हमारे साथ अलायंस में है, कौन नहीं है, मैं उस बहस पर नहीं जा रहा। मैंने आपको एक भारतीय और एक कांग्रेसमैन के तौर पर एक बात रखी है। यह निर्णय AIADMK बीजेपी की सरकार ने लिया था। आज किसकी क्या राय है वो एक अलग बात हो सकती है। और इस निर्णय को खारिज भाजपा के नेता, जो उस समय गवर्नर मनोनीत किए गए थे, जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस निर्णय को खारिज नहीं किया, उल्टा राष्ट्रपति जी को भेज दिया। राष्ट्रपति जी भी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे एक्ट करते हैं। तो मुझे यह बताइए कि क्या अगर सरकार बदल जाएगी, कोई अनहोनी हो जाए, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए, दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, वो कहेगी नहीं नहीं अब इन हत्यारों को छोड़ दीजिए? क्या हत्या, उग्रवाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा, इस पर राजनीतिक रंग भेद हो सकता है? इसीलिए हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूरे देश के लोग जो उग्रवाद से लड़ने के बारे अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं, आज बहुत निराश है। आई एग्री विद यू। श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, both in their own humane way as individuals came forward and said they harbor no ill will for the murderers of Shri Rajiv Gandhi. And then also you asked me this question, and I said, as a congressman and as a citizen, I feel the family may harbor no ill will. Rahul ji, Priyanka ji, Sonia ji harbor no ill will, for they believe in the philosophy of Mahatma Gandhi and Buddha, and the years-long traditions of this country, where you pardon anybody who has harmed you and given you the worst wound that anybody can give you. But that does not change the law and the constitution of this country, my friend. And the responsibility today to implement the law of the land was that of Shri Narendra Modi. And despite our differences with him, we did not expect that a nominee of Modi government would commit inaction, and that inaction will lead to release of murderers and terrorists who committed murder of a former Prime Minister of India. So it is beyond what Shrimati Sonia Gandhi, Shri Rahul Gandhi and Shrimati Priyanka Gandhi Vadra feels, and we respect as congressmen and as Indians their sentiments of not harboring any ill will. But I am saying in another capacity, as somebody who practices law, as somebody who is a citizen of this country, and somebody who is a congressman and outraged by the murder of my leader, that if murders are going to be released in this fashion, just because there is a different government in power, then it doesn't bode well for India, and it doesn't bode well for anybody who is committed to fight terrorism in this country.
गुजरात के मोरबी जिले के हलवद में एक नमक कारखाने की दीवार गिरने से 5 महिलाओं समेत 12 मजदूरों की मौत हो गई है। दीवार के मलबे में करीब 30 मजदूर दब गए थे। आपको बता दें कि मृतकों और घायलों को जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया। घायलों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घायलों में कईयों की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा हलवद जीआईडीसी स्थित सागर सॉल्ट नामक की फैक्ट्री में जिस समय दीवार ढही तब वहां करीब 30 मजदूर काम कर रहे थे। तभी जानकारी मिल रही है कि कुछ मजदूरों के बच्चे भी उसके साथ थे, जो हादसे का शिकार हो गए। हालांकि बच्चों के बारे में कंपनी से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान शुरू किया। घटना के बाद स्थानीय विधायक परषोत्तम सबरिया व कलेक्टर समेत कई उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि दीवार किस वजह से गिरी है, लेकिन दीवार गिरने से आसपास के इलाकों में भी हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। असम के और इलाकों में बाढ़ का पानी आने के कारण राज्य में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 4 लाख तक पहुंच गई है और वर्षा जनित हादसों में 3 और लोगों की मौत हो जाने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश और भूस्खलन के चलते असम की बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले समेत पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों से सड़क और रेल संपर्क मंगलवार को टूटा रहा। असम और मेघालय में कई जगह सड़क और रेल पटरी भी बह गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ से 32 जिलों के 1,97,248 लोग प्रभावित हुए थे और अब ये संख्या बढ़ गई है। बाढ़ से 26 जिलों के 4,03,352 लोग प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें, इसके अलावा मृतकों की संख्या भी बढ़कर 8 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन भी दिया है। असम के दीमा हसाओ जिले में कई जगह भूस्खलन से सड़क और रेल संपर्क बाधित हो गया है। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में भूस्खलन ने दक्षिणी असम की बराक घाटी और 3 उत्तर पूर्वी राज्यों के महत्वपूर्ण हिस्सों तक सड़क संपर्क को बाधित कर दिया है। इससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल गया है। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई थी। वीरवार को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। 20 व 21 मई को पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय होगा। इस दौरान लाहौल स्पीति को छोड़ प्रदेश के बाकी जिलों में 30 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इससे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून भी इस बार जल्द ही दस्तक देने वाला है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 20 जून से पहले मॉनसून दस्तक दे सकता है। इस बार मॉनसून के दौरान भारी बारिश का अंदेशा लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से मंगलवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को इससे काफी राहत मिली है। शिमला में न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक यानी कि 7.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट कांगड़ा में 4.9, सोलन में 4.7, मनाली में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। किसान और बागवान बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अधिकतर स्थानों पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। तो वहीं शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सेब को नुकसान पहुंचा है, जिससे बागवान मायूस हो गए हैं।
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किंगस्टन में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि जमैका के गतिशील लोकतंत्र के नेताओं की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में हुई बैठक को संबोधित करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देश न केवल भारतीय डायस्पोरा और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, बल्कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता में हमारे साझा विश्वास से भी जुड़े हुए हैं। जमैका का संविधान इस सिद्धांत पर बनाया गया है कि सभी नागरिकों को समान रूप से बनाया गया है। हमारे संस्थापक पूर्वजों ने इस अवधारणा को साझा किया और सभी भारतीय नागरिकों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता के आधार पर नए राष्ट्र का निर्माण किया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हमने विविधता में एकता का जश्न मनाना जारी रखा, जो जमैका के आदर्श वाक्य के समान है। I am deeply honored to be addressing the joint sitting of both the Houses of Parliament today. Madam Speaker, as the constitutional head of the world's largest democracy, I feel delighted and honored to speak to this august gathering of the leaders of the vibrant democracy of Jamaica. Let me also state at the outset that being in Jamaica, experiencing its lively culture and meeting its even livelier people is something I was eagerly looking forward to. The soul-stirring songs of Bob Marley, reggae music, sports superstars, as well as the warm and welcoming nature of the Jamaicans are well known the world over. So are your Blue Mountain coffee and the beautiful beaches. Madam Speaker, 15,000 kilometers away from India, I feel very much at home before you. And why should I not, when this House has many distinguished members with Indian lineage?